दोस्तों ये है आईफोन 17 बेस मॉडल। अभी तक पूरे 63 दिन से अपना मेन फोन बना के यूज कर रहा हूँ और इसमें मैंने जियो की एक ई सिम डाली हुई है और एयरटेल की एक सिम है, मतलब डुअल सिम यूज करता हूँ मैं, तो दोनों सिम इसमें हैं। और आज तक का ना ये मेरा एक नया कीर्तिमान है आईफोन्स को इतने लंबे समय तक यूज करने का एज अ मेन फोन, क्योंकि मोस्टली मुझे मैं एंड्रॉयड फोन प्रेफर करता हूँ। ऐसे iOS में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, परंतु अभी भी ना बहुत सारी बंदिशें हैं। वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको। आज हम रिव्यू करने वाले हैं और थोड़ा हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे बात करेंगे। स्पेक्स एंड ऑल तो आपको पता ही होंगी, वो सब भी कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि पहली बार एप्पल ने अपने बेस आईफोन में 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले दी है। अब उसमें भी मुझे कुछ कमियां लगी और साथ ही ये भी जानेंगे कि आईफोन 16 की तुलना में ना इसका कैमरा एग्जैक्टली कितना अपग्रेड हुआ है जो आपके काम का है, और क्या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये आईफोन 17 का बेस मॉडल एक सही विकल्प रहेगा। क्योंकि जब ये वाला फोन मेरे पास आया था ना, तो आईफोन 16 की तुलना में ना मुझे प्रत्यक्ष रूप से काफी बड़े अंतर दिखे। हालांकि ये बात मैं इसके डिजाइन के लिए नहीं बोल सकता हूँ, आगे पीछे अगल बगल हर स्थान से ना ये अभी भी आईफोन 16 जैसा ही लगता है। इनफैक्ट एक दिन का किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं ना कुछ काम कर रहा था, इसी के बी रोल्स शायद हम ले रहे थे। अब पार्क गए थे और एक 12-13 साल का लड़का आया वहां पे। उसने पूछा ये कौन सा फोन है, मैंने बताया आईफोन 16 है, लेटेस्ट वाला। तो कह रहा नहीं ये तो आईफोन 16 है। मैंने बोला नहीं ये लेटेस्ट वाला है। तो उसने बोला अंकल ऐसे मत बोलो, मेरे पापा के पास भी यही फोन है आईफोन 16। और लिटरली मुझे ना इसका अबाउट फोन दिखाना पड़ा उसे यकीन दिलाने के लिए। तो डिजाइन में कुछ ऐसा है कि भाई आईफोन 16 जैसा ही लगता है, परंतु हाँ प्रैक्टिकल डिजाइन है। वही पेपर लाइक मैट फिनिश यहाँ पे मिल जाती है बैक ग्लास में। एल्यूमिनियम का फ्रेम है और फोन नो डाउट काफी ज्यादा ना प्रीमियम फील होता है। और संभवतः एप्पल ही एक ऐसी ब्रांड है जिन्होंने डिजाइन में बहुत ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। नहीं तो आपने देखा होगा मोस्टली एंड्रॉइड ब्रांड्स भाई कर्व डिस्प्ले पे गई, क्वाड कर्व डिस्प्ले पे गई। आज के समय पे आप मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स को देखेंगे ना, तो वो आगे पीछे से ना वो भी एप्पल जैसे ही दिखते हैं। फ्लैट डिस्प्ले, एजेस में कर्व देखने को मिलेगा वैसा ही। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। हालांकि इस वाले फोन में IP68 की रेटिंग मिल जाती है। ग्लास प्रोटेक्शन विशेष रूप से बताना चाहूंगा, इस बार जो फ्रंट में है ना काफी बढ़िया रही है। मैंने आईफोन 15 एंड 16 को कुछ समय के लिए बिना टेम्पर्ड ग्लास के उपयोग करा था, उसमें स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आ गए थे। और ये वाला फोन भी आने के बाद ना कुछ दिन बिना टेम्पर्ड ग्लास के यूज करा था मैंने, इसमें स्क्रैचेस ना के बराबर आए। हालांकि इसके फ्रेम में ना यहाँ पे एक हल्का सा डेंट आ गया है, डेंट कहें या फिर पेंट थोड़ा सा निकल गया है। ये कब निकला, कैसे निकला, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ इतना पता है कि इतने दिन में ये फोन मुझसे एक बार भी गिरा नहीं है और मोस्टली मैंने इसको इस कवर के साथ यूज किया हुआ है। और टेम्पर्ड ग्लास भी मैंने इसमें बाद में लगवा लिया था। इन एक्सेसरीज का लिंक भी आपको यहाँ पे टैग्स में मिल जाएगा, तो क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अच्छा ये फोन कॉम्पैक्ट है, परंतु इस बार ना 6.1 इंच से 6.3 इंच कर दी गई है डिस्प्ले, परंतु बेजल्स कम है। तो फोन का जो ओवरऑल आकार है, साइज है ना, वो ज्यादा नहीं बढ़ा है। बाकी इस तरफ ये एक्शन की है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये तो काम की लगती है। बाकी कैमरा कंट्रोल बटन है, इसका होना ना होना मेरे लिए एक जैसा ही है। अच्छा यदि हम ये जानने का प्रयत्न करें कि पिछले कुछ सालों में जो बेस आईफोन्स हैं वो सबसे ज्यादा किस बात के लिए क्रिटिसाइज किए गए हैं, ऑनलाइन ट्रोल व्यू है, तो मुझे लगता है कि सबका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, यही होगा कि भाई 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। तो निसंदेह यहाँ पे 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन LTPO डिस्प्ले मिलती है आईफोन 17 के बेस मॉडल में, और ये निसंदेह प्रथम दृष्टया आईफोन्स के बेस मॉडल के लिए ना एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। डिस्प्ले बढ़िया फ्लूइड फील होती है, एनिमेशन एंड ऑल अच्छे ही हैं, इसके स्क्रॉल करने में एक नई नई सी फील आती है। हालांकि इतने दिन के उपयोग के दौरान ना एक चीज नोटिस करी कि इस फोन की डिस्प्ले ना कई बार ऐसा लगता है कि 80-90 हर्ट्ज पे स्विच हो गई है। कहने का अर्थ है कि 120 हर्ट्ज UI में भी एकदम से कांस्टेंट नहीं चलता। जो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। और क्योंकि इसमें एंड्रॉइड जैसे कोई फोर्स 120 हर्ट्ज का विकल्प नहीं है, तो उससे ही काम चलाना पड़ता है। परंतु हाँ आईफोन 16 की तुलना में एक मेजर अपग्रेड है पूरे डिस्प्ले में। ना सिर्फ 120 हर्ट्ज प्रोमोशन मिला है, साथ ही एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, जो कि थोड़ा बहुत ग्लेयर्स को कम करने में सहायता करती है। ऊपर से LTPO टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले है, तो ये रिफ्रेश रेट अपना 1 हर्ट्ज तक ला सकती है। तो इस फीचर के कारण ये फोन भाई फुल स्क्रीन AOD का भी आनंद आपको देगा। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं ऑल इन डिस्प्ले ना किसी भी स्मार्टफोन में यूज नहीं करता हूँ, चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन। परंतु आप करते हो या नहीं, आप कमेंट में बताओ। और यदि वीडियो आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। और आईफोन 17 से जुड़े कुछ भी प्रश्न हो आपके, वो आप पूछ सकते हो। तो डिस्प्ले जो कि बेस आईफोन्स का एक बड़ा कमजोर पक्ष था, उसमें सुधार किया गया है। आउटडोर्स में जब हम लेके जाते हैं ना, तो ब्राइटनेस भी इसकी काफी बढ़िया है, चीजें एकदम क्लियर दिखती हैं। हालांकि डिस्प्ले के इन बढ़िया फीचर्स के साथ में एक बात का बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको ना
आईफोन 17 की डिस्प्ले को टूटने से थोड़ा बचाना पड़ेगा, और उसका कारण यह है कि इन सारे फीचर्स की वजह से जो डिस्प्ले की रिपेयर कॉस्ट है वो आईफोन 15, 16 की तुलना में ना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाकी एक चीज और है जो विशेष है डिस्प्ले में, भाई मीडिया व्यूइंग के लिए डिस्प्ले बहुत ही परफेक्ट है। कलर, शार्पनेस, सैचुरेशन सब ऑन पॉइंट है। इस विभाग में भी ना जीरो कंप्लेंट्स हैं डिस्प्ले के साइड से भी, और जो इसकी साउंड क्वालिटी है, डुअल स्पीकर्स हैं, बहुत लाउड, रिच एंड एकदम क्लियर स्पीकर्स हैं, और जो हैप्टिक मोटर है वो भी लाइक डिसेंट क्वालिटी की है। हाँ, कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट में ना कुछ चैलेंजेस हैं इस वाले फोन के साथ में। वैसे तो इसमें इन्होंने एक कस्टम चिप यूज करी है एप्पल N1, जो कि कथित रूप से वाईफाई रेंज को अच्छा करती है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर करती है, और कहीं ना कहीं मेरे यूसेज में नेटवर्क रिलेटेड समस्याओं का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। हाँ, एक समस्या का सामना हुआ था, एक दिन ना कुछ फाइल्स थी मेरी सैमसंग SSD में, मुझे वो कॉपी करनी थी, थोड़ा बड़ी, लाइक 15-20 GB, कोई बैकअप था या कुछ था, मुझे कॉपी करना था। अब क्योंकि इसका जो USB टाइप सी पोर्ट है ये वर्जन 2.0 वाला है, तो इसकी जो कॉपी पेस्ट, डेटा रीड राइट वाली स्पीड है ना वो बड़ी स्लो है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। वहीं पे आईफोन के प्रो मॉडल्स होते, या फिर अभी 70-80 हजार वाले कोई भी सैमसंग स्मार्टफोन, या फिर कुछ चाइनीज स्मार्टफोन्स भी हैं जो कि USB 3.2 देते हैं, तो उनमें ये वाला काम ना मिनट्स या सेकंड्स में हो जाता। वैसे अभी हम iOS 26 और AI की बात भी करेंगे, परंतु उसके पहले ना परफॉर्मेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। अब जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो मोस्टली लोगों ने बोला कि भाई इसमें एप्पल A19 चिपसेट है, ये इम्प्रूव्ड है, पावरफुल है, परंतु परफॉर्मेंस डिवीजन में या ओवरऑल फोन में ये मेरे लिए सबसे बड़े अपग्रेड्स में से एक नहीं था। मेरे लिए बेस आईफोन के बेस मॉडल में 256 GB स्टोरेज का होना ना एक मेजर और प्रैक्टिकल मीनिंगफुल अपग्रेड लगा, क्योंकि देखो A18 चिपसेट जो आईफोन 16 में था वो भी बड़ा शक्तिशाली है, वहां पे ऑन पेपर कुछ अपग्रेड्स आपको लगेंगे भी, परंतु 95% यूजर्स के लिए दोनों बड़े सिमिलर से ही परफॉर्म करते दिखेंगे। इनफैक्ट हमने आईफोन 16 वर्सेस 17 का वीडियो रेंडर टेस्ट किया था लूमा फ्यूजन एप्लीकेशन को यूज करके, और रिजल्ट्स भाई शॉकिंग रहे थे, क्योंकि आईफोन 16 ना बस कुछ सेकंड्स ही पीछे रहा था। हाँ, एक स्थान पे आईफोन 17 आगे है, क्योंकि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का एडवांटेज लेता है, तो इस वजह से ना 120 हर्ट्ज गेमिंग इसमें सपोर्टेड है। जैसे कि गेंशिन इंपैक्ट हमने ट्राई किया, उसमें 120 FPS गेमिंग सपोर्ट करता है, और FPS स्टेबिलिटी की बात करें तो डिसेंट मैनेज करता है। ऐसे 120 FPS एकदम कॉन्स्टेंट नहीं चलता, बट हाँ ठीक ठाक मैनेज करता है। 60 FPS से मच बेटर, मच स्मूदर गेम प्ले इसमें मिल जाएगा आपको। हमने BGMI ट्राई किया, वहां पे 90 FPS का ही सपोर्ट है। हालांकि BGMI भी 90 FPS में भाई एकदम स्टेबल तो नहीं चलता, हमने FPS मीटर के साथ टेस्ट किया हुआ है, और आजकल भाई एंड्रॉइड फोन जैसे OnePlus 15 है, iQOO 15 है, ये मच बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, और COD में 120 FPS का सपोर्ट है, स्मूथ गेम प्ले होता है। तो गेमिंग डिवीजन में ना ये एक मेजर जंप कहूंगा, 60 हर्ट्ज वर्सेस 90 120 हर्ट्ज। अब क्योंकि ये 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज की गेमिंग सपोर्ट करता है, तो एक बड़ा मेजर कंसर्न रहेगा आप लोगों का, कॉम्पैक्ट फोन है तो हीट हो सकता है। तो देखिए, पहले नॉर्मल यूसेज की बात करूं, रेगुलर यूसेज में ये वाला फोन एक बार भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि हीट या ओवर हीट हो रहा है। फोन पे बात करते हुए, या फिर आउटडोर्स में यूज करते हुए, रील स्क्रॉल करते हुए, या फिर ऐसा कुछ भी, रेगुलर यूसेज में बिल्कुल भी हीटिंग नहीं फील होती इसमें। हालांकि जैसे हमने गेंशिन इंपैक्ट ट्राई किया था 120 FPS में ना, तब ये फोन थोड़ा सा वार्म होता है, ओवर हीट तो नहीं कहूंगा, बट हाँ वार्म होता है। और एक स्थिति है, जैसे हम कई बार ना बी रोल्स लेते हैं इसी फोन से, मेरी जो इंस्टाग्राम पे रील्स पड़ती है ना, बहुत सारे बी रोल्स हम आईफोन से ही लेते हैं, तो अभी आईफोन 17 है तो ये यूज होता है, तो उस स्थिति में भी ये वाला फोन वार्म फील होता है, ठीक ठाक वार्म फील होता है। हालांकि ओवर हीटिंग की चेतावनी, वार्निंग मुझे अभी तक नहीं आई इसमें, ना ही कभी इसने वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद किया। हाँ, बाकी फोन्स की तरह ही ये भी हीट होने पे ना ब्राइटनेस ड्रॉप करता है। हालांकि एक चीज है जिसने मुझे इस फोन में ना थोड़ा बहुत परेशान किया था इनिशियल डेज में, ये फोन अभी ना iOS 26.1 पे चल रहा है। जब ये लॉन्च हुआ था iOS 26 के साथ में ना, तो पहली बात ये लिक्विड ग्लास डिजाइन के साथ आता है। ये डिज़ाइन इनिशियली उतना अच्छा नहीं लगा था, तो हाँ फीडबैक के साथ में चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। रीडेबिलिटी एंड ऑल के इश्यूज फिलहाल नहीं है इसमें, और एप्पल ने थोड़ा सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट्स करी हैं। क्विक टॉगल मेन्यू आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने इसके होम स्क्रीन को अपने एंड्रॉइड फोन्स की तरह ही रखा हुआ है, जैसे मैं ऐप्स को रखता हूँ। इनिशियली ये 15 दिन के अंदर जब मैंने इसको यूज़ करा था ना, कई बार ये लैग कर जाता था, एकदम से किसी स्क्रीन पे अटक जाता था, कभी कैमरा पे अटक गया, कभी होम स्क्रीन पे ही अटक गया, कुछ हो नहीं रहा थोड़ी देर के लिए, फिर ऑटोमेटिकली मतलब सही हो जाता था। इस बीच में ना एक आध बार ऐसा हुआ था कि मुझे फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ा था, तभी चीज़ें फिक्स हुई थी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऐसे छोटे मोटे बग्स होते थे ना, वो अपने आप फिक्स हो जाते थे। परंतु अभी पिछले लगभग 25-30 दिनों से ना इसमें कोई ऐसे मेजर इश्यूज मुझे नोटिस नहीं हुए। बस एक चीज़ नोटिस होती है, ऐसे नॉर्मली यूआई में स्क्रॉल कर रहे हो या नेविगेट कर रहे हो ना, तो कभी कभी एकदम से जिटर सा कर जाता है,
बहुत माइनर सा। हालांकि मेनली मैं एक एंड्रॉइड यूजर हूं, तो जब iOS में आता हूं तो बहुत सारी चीजें एंड्रॉइड वाली मिस करता हूं यहाँ पे। अब मेरे काम में ना मुझे बहुत बार होता है कि स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है किसी किसी एप्लीकेशन के अंदर कहीं कहीं, तो वो चीजें अभी भी iOS में संभव नहीं है। और iOS का जो कीबोर्ड है मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, और इसी कारणवश मैं इसमें Gboard यूज करता हूँ। एटलीस्ट iOS कीबोर्ड से स्लाइटली मुझे ये बेटर लगता है फंक्शनलिटी वाइज। परंतु यहाँ पे एक दिक्कत पता नहीं क्यों होती है भाई, मेरे साथ iPhone 16 में भी होती थी, इसमें भी हो रही है। बहुत बार ना टाइपोज बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। मैं अगर याद लिख रहा हूं तो यार लिख जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें ना, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने सही की प्रेस करी है बट फिर भी वो गलत टाइप हो जाता है। और ये वाली समस्या ना मुझे आईफोन्स में काफी परेशान करती है। कॉम्पैक्ट फोन्स मैंने और भी यूज करे हैं, S23, 24, 25 सभी यूज करे हैं, उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती। और एंड्रॉइड का ग्लोबल बैक बटन भी कहीं ना कहीं मैं इसमें मिस करता हूं। और इसके अलावा एक और समस्या है जो कि प्रोफेशनली मुझे थोड़ा सा परेशान करती है। अब जैसे अभी 3-4 दिन पहले मैं एक रील अपलोड कर रहा था इंस्टाग्राम पे, मैंने रील अपलोड करी, कैप्शन लिख डाला और उसके बाद हैशटैग एंड ऑल सब डाल दिए थे। उतने में मेरे किसी रिलेटिव की कॉल आ गई। मैंने कॉल पे बात करी होगी लगभग 5-6 मिनट। लगभग 6-7 मिनट के बाद जब मैंने फोन को अनलॉक किया, क्योंकि ये लॉक हो गया था, तो इंस्टाग्राम पे मैंने जो जो काम करा था वो पूरा गायब हो गया। नॉर्मल एक रील प्ले होने लगी। अब ये वाली समस्या ना किसी भी एंड्रॉइड फोन में इवन 6 GB रैम के साथ भी रहता है ना, तो उसमें नहीं होती। एटलीस्ट जब मैं ऐप से बाहर नहीं आया हूँ, ऐप के अंदर ही हूँ, तब तो नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा मुझे इस आईफोन को यूज करने के दौरान। एक और चीज़ है एंड्रॉइड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसे क्विक टॉगल को स्वाइप किया ना तो इधर से नोटिफिकेशन पे भी जा सकते हैं, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है भाई। परंतु हाँ, ऐसा नहीं कि भाई एप्पल ने सॉफ्टवेयर में कुछ भी इनोवेट नहीं किया है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ही है। डायनेमिक आइलैंड जो इन्होंने बनाया भाई, ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने अपने यूआई में ऐड किया। यूजफुल फीचर है। फुल स्क्रीन AOD आपने देखा। इवन कुछ ब्रांड्स तो इनका एक बड़ा यूजफुल फीचर जो व्हीकल मोशन क्यूज वाला है ना, वो भी अब ऐड कर रही है। इवन गूगल भी अपने पिक्सल डिवाइसेस में वो फीचर लेके आ रहा है, जिससे कि कार वार में चलते टाइम आप जब फोन यूज करते हैं तो मोशन सिकनेस से थोड़ा सा राहत रहे। हालांकि AI एक ऐसा पार्ट है जहां पे अभी भी iOS को ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा से, कॉम्पिटिशन से ये बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे सैमसंग से तो भाई कोई तुलना ही नहीं है। गैलेक्सी AI में मच बेटर, बहुत रिफाइंड फीचर्स मिलते हैं AI के। परंतु मान लीजिए मैं OnePlus से कंपेयर करता हूँ, ओप्पो से कंपेयर करता हूँ, तो उनके AI फीचर्स ना ज्यादा वर्सेटाइल हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज्यादा जगहों पे आप उनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ना तो इनका क्लीन अप टूल अच्छे से काम करता है, इनका राइटिंग टूल जो है वो अच्छा है, परंतु वो बहुत सिलेक्टेड एप्लीकेशन का सपोर्ट लेके आता है। और इस फोन का विजुअल इंटेलिजेंस तो मैंने संभवतः यूज ही नहीं करा होगा एक बार भी, परंतु सर्कल टू सर्च को ना मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और सर्कल टू सर्च का उपयोग मैं ऐसे सिर्फ जूते, कपड़े, वो सब देखने के लिए नहीं करता हूँ। मेनली मेरे कई यूज केसेस हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आजकल वो ना AI प्रॉम्प्ट्स लोग शेयर करते हैं कि भाई ये प्रॉम्प्ट है, कॉपी कर लो वहां से। तो इंस्टाग्राम टेक्स्ट को कॉपी करना अलाउ नहीं करता, तो सर्कल टू सर्च करके एंड्रॉइड फोन्स में ना वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, फिर कॉपी कर लो। अब इसमें वो काम करना है तो स्क्रीनशॉट लेके फिर लॉन्ग प्रेस करके भाई टेक्स्ट को कॉपी करना पड़ता है। और अब तो गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ में ना मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स की जो AI कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे भाई एप्पल को ना इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता दिख रही है मुझे। परंतु एक स्थान था जिसके लिए मैं ना पहले थोड़ा सा दुविधा में था। फोन में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, बैटरी साइज अभी भी कंपटीशन से तो बहुत छोटा है, तो इनिशियली मुझे लगा था कि बैटरी बैकअप इसका ना बहुत कमजोर होने वाला है। परंतु इस मामले में, इफिशिएंसी के मामले में A19 चिपसेट ना मुझे काफी बेटर लगा। वैसे एप्पल ने कहा कि भाई ये 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, परंतु 40 वॉट वाला अडेप्टर जो एप्पल का है वो एटलीस्ट लॉन्च नहीं करा उन्होंने इंडिया में फिलहाल। हाँ, मेरे पास CMF का एक 65 वॉट का गैन अडेप्टर है, मैंने उसके साथ चार्जिंग टेस्ट किया। 20 मिनट में वाला फोन 42% चार्ज हो जाता है और 1 घंटे में 85% के आसपास, परंतु लगभग 90 मिनट का समय लगता है इसे फुल चार्ज होने में इस चार्जर के साथ। बाकी बैटरी बैकअप की बात करूं तो मोस्टली इंडोर्स में जब इसको यूज करते हैं ना वाईफाई डेटा पे, तब ये फोन ना बड़े आराम से 7 घंटे 8 घंटे के अराउंड का स्क्रीन टाइम दे देता है नॉर्मल यूसेस में, कॉल्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स, ये सब देख के। और आउटडोर यूसेस में भी ये 6 घंटे के आसपास का बैकअप बड़े आराम से दे देता है। कहने का अर्थ है कि एक बार चार्ज करने के बाद ये एक दिन आपका निकाल सकता है। संभवतः आपको शाम को चार्ज करना पड़ेगा या फिर अगले दिन। हाँ, मीडियम यूसेज पे यहाँ पे आधे घंटे की गेमिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इंडोर्स एंड आउटडोर्स दोनों यूज केसेस में मुझे ये सैमसंग S25 की अपेक्षा बेहतर बैटरी बैकअप दे रहा है। वैसे मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के पास iPhone 17 होगा, तो आपका बैटरी बैकअप का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके यूज केस के अकॉर्डिंग क्या ये आपका पूरा दिन निकालता है एक बार चार्ज करने पे। बाकी अब ना थोड़ा सा कैमरा की बात करते हैं, और हम कंटेंट क्रिएशन को भी दिमाग में रखेंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए ना आईफोन्स के बेस मॉडल बहुत लोग परचेज करते हैं। इवन मैं भी कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन के लिए इसका यूज करता हूं। तो देखिए, कैमरा में ना कुछ बड़े अपग्रेड्स किए गए थे, आपको ज्ञात होगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है सेंसर शिफ्ट वॉइस के साथ में। इस बार अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया था, जो कि आईफोन 16 की तुलना में ना
काफी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है और ये दिखता है। परंतु कैमरा विभाग में जो मेन हाईलाइट है ना, वो है इसका फ्रंट कैमरा। इसमें भाई 24 मेगापिक्सल का एक स्क्वायर सेंसर लगाया गया है जो कि सेंटर स्टेज को भी सपोर्ट करता है। पहली बात, आईफोन 16 के कंपैरिजन में इसकी डिटेल्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। और लो लाइट हो या डे लाइट हो, इसका लाइट कंट्रोल, स्पेशली जो बैकग्राउंड से हार्श लाइट पड़ रही होती है, वो बहुत अच्छा मैनेज करता है। हाँ, वाइड सेल्फीज लेना अब संभव है, वो भी फोन को बिना घुमाए। बाकी मेन कैमरा की स्किन टोन्स में भी थोड़ा सा बदलाव आपको नोटिस होगा। मुझे आईफोन 17 ना थोड़ा सा ज्यादा वार्म साइड पे लगा। बाकी मेन कैमरा में भी ऐसे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और ये कुछ अल्ट्रा वाइड इमेज भी देखो, डिटेल्स के अलावा यहाँ पे मेजर कोई अंतर नहीं है। बाकी पोर्ट्रेट इमेज वही 1x एंड 2x, और ऐसे पिन जूम करके आप 3x तक क्लिक कर सकते हैं, डिजिटल जूम वाली। और कलर्स वही, आईफोन थोड़ा नेचुरल साइड रखता है तो वैसे ही दिखेंगे आपको। और एज डिटेक्शन के मामले में अभी भी भाई इस प्राइस रेंज के एंड्रॉइड फोन्स ना मच बेटर है। बाकी जूमिंग की क्षमता भाई बहुत अच्छी नहीं है और लो लाइट में भी डिसेंट इमेज कैप्चर कर लेता है। मैंने दिवाली के टाइम पे काफी फोटोज कैप्चर करी थी इससे। यहाँ फोटोज के मामले में ना कुछ भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। इवन वीडियो की बात करूं तो हमने अल्ट्रा वाइड कैमरा टेस्ट किया, दोनों की स्टेबिलिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत सिमिलर लगी। और मेन कैमरा भी दोनों का ना बहुत स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगेन बड़ी सिमिलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों ही फोन्स। हालांकि फ्रंट कैमरा में ना अगेन आपको स्किन टोन्स का फर्क दिखेगा। वाइट बैलेंस भी आईफोन 17 ज्यादा बेटर मैनेज कर रहा है। हाईलाइट कंट्रोल भी इसका ना ज्यादा बढ़िया है 16 के कंपैरिजन में। बाकी हाँ, 17 में डुअल रिकॉर्डिंग आ गई है, ये अच्छा फीचर लगा मुझे। 4K 30fps सिनेमैटिक वीडियो पहले भी था, अभी भी है, ठीक ठाक काम करता है। बट एक प्रॉपर टेलीफोटो कैमरा की कमी ना कहीं खलती है। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में आज भी मैं कहता हूं कि इसके टक्कर का ना कोई एंड्रॉइड फोन नहीं लगा मुझे। अल्ट्रा वाइड भी काफी वाइड, स्टेबल, बढ़िया वीडियोस रिकॉर्ड करता है। मेन कैमरा में भी स्किन टोन्स बहुत नेचुरल आती हैं। और अब तो फ्रंट कैमरा पहले से काफी पावरफुल है, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ओवरऑल ना ये एक बहुत सही विकल्प है। बट आईफोन 17 में भाई ये फीचर तगड़ा है कि पोर्ट्रेट मोड में फोन पकड़ा हुआ है, व्लॉगिंग में लैंडस्केप मोड में कर रहा हूँ, ये बहुत सही फीचर है भाई। तो यही सब रीजन है कि आईफोन्स का एक बड़ा मजबूत पक्ष होता है कंटेंट क्रिएशन। और ये बात मैं इस फोन के लिए भी कह सकता हूँ कि 80,000 के आसपास एक कंटेंट क्रिएशन के लिए फोन चाहिए ना, तो आप अभी भी इसके साथ जा सकते हैं। अब टेलीफोटो कैमरा नहीं है, परंतु जितने कैमरा है ना, ये सभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ना बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। और कंटेंट क्रिएशन में मात्र वीडियो शूटिंग नहीं आती, एडिटिंग भी आती है। और ये फोन इतना पावरफुल है कि आप बेसिक टू प्रो लेवल की एडिटिंग ऑन डिवाइस इसी पे कर सकते हैं। जैसे लुमा फ्यूजन ऐप हो गया या फिर वीएन हो गया, इवन एडिट्स ऐप पे भी आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। हाँ, प्रो मॉडल्स जैसे 3x टेलीफोटो, लॉग वीडियो का सपोर्ट, प्रो रेज, ये सब नहीं है। परंतु ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो आईफोन से शूट करते हैं परंतु प्रो रेज लॉग में नहीं जाते होंगे वो। हाँ, इसमें प्रो मॉडल्स जैसे भाई डायरेक्टली आप SSD में वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं थैंक्स टू स्लो USB टाइप सी पोर्ट। वैसे अब यदि मैं आईफोन 16 वर्सेस 17 की बात करूं ना, तो देखिए 60 के अंदर आईफोन 16 मिल जाता है अभी। वैल्यू फॉर मनी वो भी डिवाइस बहुत है। 60 हर्ट्ज से आपको काम चलाना पड़ेगा, बट कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करना है आपको, नॉर्मल एक आईफोन बाय करना है, तो वो भी इस बजट में एक सही विकल्प है। परंतु इस बार जो बेस आईफोन में अपग्रेड्स दिए गए हैं ना, ये आपको लुभाएंगे जरूर कि भाई 17 ही बाय किया जाए क्या। तो यहाँ पे यदि बजट इशू नहीं है ना, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। लाइक अनुभव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो निसंदेह यहाँ पे आपको बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। और यदि मैं आईफोन 17 के रिव्यू का निष्कर्ष निकालूं तो कुछ चीजें तो भाई बहुत अच्छी करी हैं इन्होंने। यदि हम इसको एप्पल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाई इन्होंने बेस आईफोन 256 GB स्टोरेज दे दी, 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले दे दी, और जो 24 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया है इन्होंने ऐसा नहीं रिजर्व किया कि भाई प्रो मॉडल्स के लिए ही रहेगा। चाहते तो कर सकते थे परंतु ऐसा नहीं किया। तो इस लिहाज से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एप्पल ने बड़ा बड़प्पन दिखाया इस बार, अपग्रेड कर दिया। प्रो मॉडल्स लेने की उतनी नीड नहीं लगेगी अब जितनी पहले लगती थी। लाइक जो प्रो मॉडल्स और बेस मॉडल का गैप था वो काफी बड़ा था, वो थोड़ा छोटा हो गया। परंतु यदि हम आज की प्रतिस्पर्धा के साथ आकलन करते हैं, मतलब एंड्रॉइड फोन्स को भी खेल में लाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ठीक है, LTPO 120 हर्ट्ज पहले भी मिलती थी, बहुत टाइम से है फोन्स में। 256 GB बेस मॉडल्स में होना बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट एंड्रॉइड में तो USB का भी फास्टर वर्जन मिलता है। तब आपको लग सकता है कि ये अपग्रेड्स लेट आए हैं इसमें। तो ऐसे दो प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। यदि आप एक आईफोन बायर हैं, आईफोन ही बाय करने वाले थे, तब आपके लिए एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए। कॉम्पैक्ट है, पावरफुल है, कैमरास प्रैक्टिकल हैं, और सबसे बड़ी बात आईफोन है। इनकी दुकान भी खुलती है तो हल्ला मच जाता है एकदम से। बाकी एक चीज है जो कि थोड़ा सा डरावनी लगी मुझे, ये फोन ना अभी ऑनलाइन में चेक कर रहा था तो आउट ऑफ स्टॉक है, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी। अब ऑफलाइन मिल रहा है नहीं मिल रहा वो पता करना पड़ेगा, परंतु ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक है अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। साथ ही ये भी रूमर्स आ रही है कि इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो ये भी एक देखने वाला विषय रहेगा। बाकी इसको आईफोन 16 को मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ
क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या ये स्टॉक में आया या नहीं। बाकी इसकी एक्सेसरीज भी मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करके आप कुछ भी परचेस करेंगे फ्लिपकार्ट से तो उससे थोड़ा सा कमीशन हमें भी मिलेगा, क्योंकि ये सारे फोन्स परचेस करने में भाई काफ़ी खर्चा हो जाता है। बाकी कम खर्चे करके कुछ स्मार्टफोन परचेस करने हैं तो सैमसंग S24 FE का रिव्यू मैंने किया था, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट का रिव्यू चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।